नौजवान दोस्तों, मित्रों, बंधुओं और हमारे नौजवान विद्यार्थियों, आज हमारी बातचीत का विषय है महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त। हजार बार मौत आई तेरे द्वार पर, मगर न छल सकी तुझे चली गई वो हार कर। हर सुबह के साथ ही मिली तुझे नई उम्र, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये कविवर शैलेंद्र की ये पंक्तियां क्रांतिकारी बटुकेश्वर की जिंदगी पर एकदम लागू होती हैं, एकदम लागू होती हैं। जवानी के दौर से अनेक बार उनका मृत्यु के साथ सामना हुआ और मृत्यु उनको छूकर गुजर गई। इसके बावजूद भी वो जिंदगी के 54 वर्ष बहुत परेशानियों के साथ, बहुत सी यातनाओं के साथ जीकर चले गए, इस दुनिया से अलविदा कह गए। क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त एक ऐसा अनुपम क्रांतिकारी रहा जिसने भगत सिंह के साथ मिलकर ब्रिटिश राज की सेंट्रल नेशनल असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट बिल की मुखालफत करते हुए एक लो इंटेंसिटी बम फेंका था। ये ऐसा लो इंटेंसिटी बम था जो किसी की हत्या करने के लिए नहीं फेंका गया था, बल्कि एक ज़ोरदार धमाका करने के लिए फेंका गया था। भगत सिंह ने इस पर कहा था कि बहरी सरकार को बहरे कानों को सुनाने के लिए एक ज़ोरदार धमाके की ज़रूरत होती है, और ऐसा ही धमाका उन्होंने नेशनल असेंबली में किया है। आजीवन कारावास की सज़ा दी बटुकेश्वर दत्त को असेंबली में बम फेंकने के लिए। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भी उनकी गिरफ्तारी हुई, द्वितीय लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, जिसमें भगत सिंह को सजाए मौत दी गई थी। नेशनल असेंबली में बम फेंकने के फलस्वरूप कोर्ट ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। उनको बाद में सेलुलर जेल भेज दिया गया अंडमान की आजीवन कारावास काटने के लिए। बटुकेश्वर दत्त को युवा काल में जब वो नौजवान थे तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौर में बहुत यात्राएं भुगतनी पड़ी। अंडमान की जेल आप जानते हैं कितनी भयावह जेल थी, जहाँ पर कितना कष्ट, कितने कोड़े, कितनी मेहनत करके तेल निकालना पड़ता था। एक कोलू के बैल की तरह से कैदियों को जोता जाता था। इस तरह की ज़िंदगी अंडमान में उन्होंने गुजारी, और इसके बाद जब उनकी रिहाई हुई तो उसके बाद उन्होंने जो ज़िंदगी जी आज़ाद हिंदुस्तान में, वो भी कम तकलीफ़ों से भरी हुई नहीं थी। उन्हें एक बिस्किट फैक्ट्री लगानी पड़ी, उन्होंने टूरिस्ट गाइड का काम करना पड़ा, एक साधारण मजदूर के रूप में मजदूरी अंजाम देनी पड़ी, और एक बार उन्होंने बस परमिट के लिए भी अप्लाई किया था। हुआ ये कि पटना में एक बार सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बस परमिट देने का आदेश जारी किया, तो उन्होंने भी अप्लाई कर दिया। कमिश्नर के सामने बटुकेश्वर दत्त की उपस्थिति हुई तो कमिश्नर साहब ने पूछा कि आप अपनी स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र दीजिए। मजाक देखिए, इतने बड़े क्रांतिकारी को जिसे पूरा मुल्क जानता हो, जिसका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया हो, उसका सर्टिफिकेट मांगने लगे ये काले अंग्रेज। वो उसी की तर्ज हुकूमत के लोग थे जैसी तर्ज हुकूमत ब्रिटिश सरकार के दौरान थी। आज़ादी के दौर में भी कुछ इसी तरह की तर्ज हुकूमत रही। राजेंद्र प्रसाद ने, बाबू राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने जब उन्हें इस बात का पता लगा किसी अन्य बटुकेश्वर दत्त के साथी ने या उनके समझिए चाहने वालों ने ये शिकायत राजेंद्र बाबू से की, तो उन्होंने कमिश्नर को बहुत फटकार लगाई, और बाद में कमिश्नर ने उनसे माफ़ी भी मांगी। तो ये हालात हुई उनकी आज़ादी के दौर में। बाद में इसी तरह संघर्ष करते हुए बहुत बीमारी के शिकार हो गए 1963 में, और वो एक हॉस्पिटल में भर्ती हुए जहाँ उनकी कोई देखभाल ज़्यादा नहीं हो सकी। 1963 में, उससे पहले वो खटकर कला भी गए थे भगत सिंह की माँ से मिलने, विद्यावती से, जो उनको अपने बेटे से भी ज़्यादा चाहती थी, बेटे की तरह ही मानती थी। भगत सिंह ने कहा कि मेरे सगे भाई से भी ज़्यादा बटुकेश्वर दत्त, वो लिख कर गए थे। तो 1963 में हालांकि उनको विधान परिषद में मनोनीत कर दिया गया प्रेसिडेंट के हुक्म से, वहाँ की बिहार सरकार ने, जिसके मुख्यमंत्री के बी सहाय हुआ करते थे उन दिनों। लेकिन उनको कोई राजनीति में ज़्यादा रुचि नहीं रही,
आज़ादी के दौर में, और वो अपना काम अंजाम देते रहे। जब 1964 आए तो उनको ज़्यादा बीमारी ने ज़्यादा घेर लिया। हालांकि इसकी झलक तो शुरुआत तो 1963 में ही हो गई थी, लेकिन 1964 में उनको जब भर्ती कराया हॉस्पिटल के अंदर तो उनकी कोई ख़ास देखभाल नहीं हुई। उनके एक साथी थे पत्रकार कॉमरेड चमन लाल आज़ाद। तो चमन लाल आज़ाद ने एक आर्टिकल लिखा उनके ऊपर, समझिए कि जिसमें उन्होंने लिखा कि वीर अर्जुन अखबार था जिसमें उनका ये लेख छपा। इस लेख में कॉमरेड चमन लाल आज़ाद ने लिखा कि क्या बटुकेश्वर दत्त जैसा महान क्रांतिकारी को आज़ाद भारत में जन्म लेना चाहिए था। परमात्मा ने इतने महान शूरवीर को हमारे देश में जन्म देकर भारी भूल कर दी है। खेत की बात है कि जिस व्यक्ति ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, मैं हूबहू पढ़ रहा हूँ उनके लेख की पंक्तियाँ, बाजी लगा दी, जो फांसी से बाल बाल बच गया वह आज नितांत दयनीय स्थिति में अस्पताल में पड़ा हुआ एड़ियाँ रगड़ रहा है, उसे कोई पूछने वाला तक नहीं है। सरकार ने बटुकेश्वर दत्त की कोई सुध नहीं ली है। ये मार्मिक लेख जब छपा वीर अर्जुन में तो सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कॉमरेड रामकिशन थे उन दिनों, उन्होंने संज्ञान लिया। वो खुद क्रांतिकारी रहे थे और उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री हुए, और उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के.बी. साय को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बिहार सरकार इस महान क्रांतिकारी का इलाज करने में असमर्थ है तो फिर पंजाब सरकार उनका इलाज कराने का पूरा खर्च उठाएगी। इस पत्र के साथ ही कॉमरेड रामकिशन ने 1000 रुपये की तत्काल सहायता बटुकेश्वर दत्त के लिए भेज दी बिहार सरकार को। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और तत्कालीन गृह मंत्री गुलज़ारीलाल नंदा और भारत के राष्ट्रपति रहे राजेंद्र प्रसाद भी बहुत हरकत में आ गए इस लेख को पढ़ने के बाद, क्योंकि ये बड़ा प्रख्यात हो गया लेख ये। तो उनको बाद में दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अंत में विस्तृत जांच पड़ताल के बाद ज्ञात हुआ, जब एम्स में उनकी बड़ी तफसील के साथ जांच पड़ताल हुई तो मालूम चला कि बटुकेश्वर दत्त को तो कैंसर हो गया, लाइलाज। उन दिनों लाइलाज था कैंसर, और काफ़ी अग्रिम स्थिति में था, वो अग्रणी हायर स्टेज में था, 3rd स्टेज में भी कहते हैं उसको, 3rd स्टेज में आ गया था वो। तो इस तरह से उन्होंने एक बयान दिया। उस वक्त पत्रकारों ने उनसे पूछा जब वो आए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं दिल्ली में, अब तो आपके इलाज की भी अच्छी व्यवस्था हो गई। तो उन्होंने कहा मैंने कभी सोचा ना था कि जिस दिल्ली में मैंने देश की आज़ादी के लिए बम विस्फोट किया था, उसी दिल्ली में इस हालात में, मरणासन्न हालात में मुझको स्ट्रेचर पर लाया जाएगा। क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त को भगत सिंह की तरह अपना बेटा मानने वाली भगत सिंह की माँ विद्यावती भी निरंतर अस्पताल में बनी रहीं, आती जाती रहीं, कभी कभी खटकर कला चली जाती थी, क्योंकि वो लंबे दौर तक करीब 6 महीने वो एम्स में रहे अपनी मृत्यु तक। तो उनके साथ लगातार बनी रही। उन्होंने एक इच्छा प्रकट की, जो भी आता था वो उनको मालूम चल गया कि अब उनकी मृत्यु ज़्यादा दूर नहीं है, वो करीब मौत के नज़दीक आ गए। तो उन्होंने एक ही आग्रह किया माँ विद्यावती से कि उनको कम से कम एक सुविधा दी जाए। बाकी तो उनकी कोई बड़ी इच्छा पूरी नहीं हुई। देश की आज़ादी जैसी वो चाहते थे वैसी नहीं मिल पाई, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक बात चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जो सरकार है या पंजाब की सरकार है वो इस बात की व्यवस्था करे कि जहाँ पर समाधि बनी है राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव की, हुसैनी वाला एक जगह है फिरोजपुर ज़िले में, जहाँ रावी के तट पर उनके शवों को ब्रिटिश हुकूमत ने जलाया था, बड़ी निर्ममता के साथ जलाया था। उसी स्थान पर उनको भी जलाया जाए, उनका दाह संस्कार किया जाए। ये बात उन्होंने माँ विद्यावती से कही। तो माँ विद्यावती ने ये बात सरकार तक पहुंचाई, बल्कि कॉमरेड रामकिशन भी कई बार उनको देखने के लिए दिल्ली के हॉस्पिटल में आए, एम्स में, क्योंकि वो खुद क्रांतिकारी रहे थे और क्रांतिकारियों के साथ उनकी बहुत सहानुभूति भी थी। वो क्रांतिकारियों के बड़े कद्रदान थे। तो इस तरह से उनका दाह संस्कार उनकी मृत्यु के बाद जो 20 जुलाई 1965 को एम्स के हॉस्पिटल में 1:50 पर हुई, उनको उसी स्थान पर दफनाया गया। उसी स्थान पर उनका दाह संस्कार किया गया जहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का दाह संस्कार किया गया था। आपको मालूम है, उल्लेखनीय है कि लाहौर की जनता उस समय बड़ी उद्विग्न थी उनकी फांसी को लेकर,
और वो पीछा कर रही थी कहाँ ले जा रहे हैं, क्योंकि शाम को 7 बजे करीब उनको फांसी दी गई थी, जबकि अगले दिन सुबह फांसी होनी थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने लोगों के डर से, लोगों के खौफ से शाम को ही उनको फांसी पर चढ़ा दिया था, तीनों क्रांतिकारियों को। और उनके शवों को तुरंत फुरत जेल से ले जाकर काटा गया और उसके बाद उनको पेट्रोल डाल के जला दिया गया। बाद में जनता पहुंच गई, लाहौर की विराट जनता पहुंच गई और फिर उन्होंने कायदे के साथ भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव का दाह संस्कार किया था। ये बात उल्लेखनीय है कि इस तरह से तीनों क्रांतिकारियों के साथ ही उनका आज नश्वर शरीर वहीं पर विद्यमान है, हुसैनी वाला की जगह पर। बटुकेश्वर दत्त का जन्म असल में बंगाल के बर्धमान जिले में हुआ था। बर्धमान जिला है, उससे करीब 15 या 20 किलोमीटर की दूरी पर उनका गांव ओरी गांव था, जहां उनका जन्म हुआ था। गोष्ठी प्रसाद दत्त के यहाँ उनके पिता रेलवे कर्मचारी थे और उनका कम उम्र में थे तो जब उनका देहांत हो गया था उनके पिता का, उनकी बहन ने, उनके बड़े भाई ने और बहन ने उनका लालन पालन किया, उनकी देखभाल की। बाद में वो थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक स्कूल था, उसमें वो पढ़ने के लिए गए और हाई स्कूल वहाँ उन्होंने पास किया। हाई स्कूल पास करने के बाद वो अपने भाई के साथ कानपुर आगे अध्ययन करने के लिए उन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज में एडमिशन ले लिया और यहीं उनकी मुलाकात बहुत सारे क्रांतिकारियों के साथ हुई। सबसे पहले उनकी मुलाकात सुरेश चंद्र भट्टाचार्य के साथ हुई। बड़े क्रांतिकारी थे जिनको काकोरी केस में सजा भी हुई थी। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद से, भगत सिंह से उनकी मुलाकात कराई। भगत सिंह भी घर से भागकर उस समय कानपुर आ गए थे और गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ अखबार में काम कर रहे थे, क्रांति की ट्रेनिंग ले रहे थे। हसरत मोहानी भी उन दिनों बड़े क्रांतिकारी शायर थे, बड़े क्रांतिकारी नेता थे। उन्होंने भी भगत सिंह के साथ काफ़ी दिन रहे। वो भी मौलाना हसरत मोहानी बड़ी प्रसिद्ध हस्ती हैं। और कॉमरेड सत्य भक्त जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पहले सम्मेलन के संयोजक बने, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई कानपुर के अंदर। तो इस तरह की शख्सियतें उन दिनों कानपुर में विद्यमान थीं। इन्हीं के बीच में बटुकेश्वर दत्त भी क्रांतिकारी बने। सबसे ज़्यादा उन पर प्रभाव पड़ा चंद्रशेखर आज़ाद का, गणेश शंकर विद्यार्थी का, सरदार आजम भगत सिंह का। ये बड़े क्रांतिकारी थे जिनके कारण वो क्रांति के आंदोलन में शामिल हुए। और उन दिनों उस दल का नाम होता था हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में, सजना सान्याल के नेतृत्व में दल कार्य करता था। और काकोरी कांड के बाद जब ज़्यादातर क्रांतिकारी पकड़े गए तो सिर्फ 2 क्रांतिकारी बचे, चंद्रशेखर आज़ाद और कुंदन लाल गुप्ता। चंद्रशेखर आज़ाद ने फिर से पार्टी खड़ी की। एक लंबी दास्तान है, इसको हम एक अशफाक उल्लाह पर जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हम उसको बयान कर चुके हैं। हम यहाँ पर उसको नहीं दोहरा रहे हैं पूरी दास्तान को। अंततोगत्वा हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का पुनर्गठन हुआ और उसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने अपना काम अंजाम दिया और 2 फैसले लिए उसने। एक तो फैसला ये लिया कि उसने लाला लाजपत राय के हत्यारे स्कॉट और सैंडर्स को सजा देने का निर्णय लिया और लाहौर में लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया गया। भगत सिंह और राजगुरु ने ये काम अंजाम दिया। इसके बाद एक और फैसला लिया कि नेशनल असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में बम फेंका जाएगा ताकि ये 2 जो बिल पेश करने वाली है हुकूमत बरतानिया, इसका विरोध किया जा सके। इसके लिए पहले विजय कुमार सिन्हा का और बटुकेश्वर दत्त का नाम तजवीज़ किया गया था, लेकिन सेंट्रल कमेटी ने सुखदेव की पहल पर, सुखदेव के तार्किक पहल पर विजय कुमार सिन्हा की जगह भगत सिंह का नाम सुझाया और अंततोगत्वा को स्वीकार कर लिया गया। और इस तरह बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। 29 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल, ये वो दिन है जबकि असेंबली में बम फेंका गया और उन्होंने स्वयं अपनी गिरफ्तारी पार्लियामेंट में बिना किसी मुकाबले के दे दी, क्योंकि वो चाहते थे अपनी बात को देश के सामने रखना। ये पहले से योजना बना के गए थे दोनों क्रांतिकारी कि वो अपनी गिरफ्तारी बम फेंकने के बाद स्वेच्छा से दे देंगे। इस पर मुकदमा चला
आसिफ अली नाम के एक बैरिस्टर थे बहुत बड़े, उन्होंने ये केस लड़ा। आसिफ अली जो बाद में कांग्रेस के बड़े लीडर बनकर उभरे, जिनकी शादी बहुत बड़ी क्रांतिकारी अरुणा से हुई। अरुणा बाद में अरुणा आसिफ अली कहलाई, जिन्होंने 1942 में आंदोलन की, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए झंडा फहराया था ग्वालियर टैंक मैदान में। ये वही आसिफ अली हैं जिनके नाम से एक रोड भी दिल्ली में है, आसिफ अली रोड। तो इस तरह से, लेकिन आसिफ अली के तर्कों से ब्रिटिश सरकार सहमत नहीं हुई और उनको दोनों को आजीवन कारावास की सज़ा सेंट्रल असेंबली बम कांड में दे दी गई। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भी बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन पर कोई भी जो है इल्ज़ाम आयद नहीं किया जा सका। कोई भी इल्ज़ाम तो आयद हुए, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं हासिल हुआ। नतीजा ये हुआ कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में उनको बरी कर दिया गया और आजीवन कारावास की सज़ा उनकी जो सेंट्रल असेंबली बम कांड में थी वो बहाल रही। यहीं से उनको मुल्तान जेल भेज दिया गया ताकि उनको सेलुलर जेल भेजा जा सके, क्योंकि लाहौर जेल में तो भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को फांसी होनी थी। बाकी जो आजीवन कारावास पाने वाले क्रांतिकारी थे उनको भी अलग अलग जेलों में भेजा गया, जिसमें अनेक क्रांतिकारी थे, जिसमें शिव वर्मा थे, पंडित किशोरी लाल थे, कई सारे लोग थे। उनका मैं बाद में उल्लेख करूंगा, उनके नामों का। ये सब लोगों को भी भेज दिया गया अलग अलग जेलों में लाहौर जेल से, ताकि उनको सेलुलर जेल अंततोगत्वा भेजा जा सके। तो ये लंबी कहानी है, बहुत संक्षेप में हम अपने साथियों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए ये बयान कर रहे हैं हम ये कहानी। तो 1933 में जब वो सेलुलर जेल पहुंचते हैं, 32 में, बल्कि 1932 में पहुंचते हैं, एक दो साल, 31 में एक साल वो मुल्तान जेल में रहे। उसके बाद 1933 में तो वहाँ की हालत बहुत ख़राब थी। राजनीतिक कैदियों का सा व्यवहार ही उनके साथ नहीं किया जा रहा था। उनके साथ एक साधारण कैदी, साधारण अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा था। इसके विरोध में जैसे कि भूख हड़ताल भगत सिंह और साथियों ने, जिसमें ये भी शामिल थे, बटुकेश्वर दत्त भी, लाहौर जेल में की थी, ठीक वैसी हड़ताल अंडमान की सेलुलर जेल में की 1933 में शुरू हुई है और लंबे वक्त तक चली। यह राजनीतिक कैदियों के मूल अधिकारियों के लिए भूख हड़ताल थी, जिसमें क्रांतिकारी शिव वर्मा, किशोरी लाल, महावीर सिंह, डॉक्टर गया प्रसाद, जयदेव कपूर, विजय कुमार सिन्हा, कमलनाथ तिवारी आदि अनेक क्रांतिकारियों ने हिस्सा लिया था, जिनको आजीवन कारावास लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में दी गई थी और उनको सेलुलर जेल भेज दिया गया था। 17 मई 1933 को एक क्रांतिकारी महावीर सिंह जो उत्तर प्रदेश के थे, उनकी मौत हो गई, क्योंकि भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए ब्रिटिश जेल अधिकारी ज़बरदस्ती क्रांतिकारियों को दूध पिलाते थे गले में डालकर नली। एक दिन दुर्भाग्य से ये नली जो थी दूध की, ये चली गई क्रांतिकारी महावीर सिंह के फेफड़े में और फेफड़ा फट गया। इसी तरह एक और क्रांतिकारी की भी मृत्यु हुई और ये बड़ा दर्दनाक मौत क्रांतिकारी महावीर सिंह को मिली। इसके बाद ये मांगे स्वीकार कर ली गई और मोहन कृष्ण नाम का एक क्रांतिकारी और था जिसकी इस तरह ही मौत हुई, फेफड़ा फट जाने से। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस मौके पे बहुत ही कड़ा पत्र वायसराय को लिखा, बहुत ही सख्त पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि ये कैसी सरकार है जो अपने को बहुत दावा करती है, इंसानियत का दावा करती है, कैसी सरकार है, कैसी हुकूमत है। तो इस तरह की बातें जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी और फिर शर्म आकर कैदियों की मांगे, राजनीतिक कैदियों की मांगे स्वीकार की गई। तो ये बड़ी लंबी दास्तान है, बहुत ही संक्षेप में, अत्यधिक संक्षेप में हम बटुकेश्वर दत्त की ज़िंदगी बयान कर रहे हैं। 1937 में फिर एक बार यही हुआ, 45 दिन तक लगातार भूख हड़ताल की गई। जो राजनीतिक कैदियों को अधिकार दिए गए थे धीमे धीमे कम कर दिए। ब्रिटिश हुकूमत जालिम हुकूमत थी, सब जानते हैं इस बात को। और इन दोनों भूख हड़तालों के कारण, बल्कि लाहौर की भूख हड़ताल भी उसमें शामिल है, लाहौर जेल की, बहुत उनका स्वास्थ्य गिर गया, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, उनका पेट खराब हो गया, उनकी अतड़ियों में सूजन आ गई और उनको टीबी हो गई। लेकिन वो वहाँ भी मौत को गच्चा दे गए, टीबी से लड़ गए और उनका स्वास्थ्य इतना गिर गया कि उनको लगा, ब्रिटिश सरकार को लगा कि इनकी मृत्यु हो जाएगी जेल में और बहुत उनकी बड़ी छीछा लेदर होगी। तो उन्होंने उनको
दिल्ली भेज दिया, दिल्ली जेल में भेज दिया। दिल्ली जेल में राजेंद्र प्रसाद उनको जानते थे बिहार के, वो भी मिलने गए और कई बड़े लीडर्स आए। और कांग्रेस के प्रयासों से, क्योंकि 1937 में कांग्रेस की हुकूमत कई प्रांतों में बन चुकी थी, असेंबली इलेक्शन हुए थे 1937 में, और कांग्रेस के प्रयासों से, कांग्रेस पार्टी के प्रयासों से, जिसमें बड़े लीडरों के प्रयास भी शामिल थे, जिसमें पंडित नेहरू भी शामिल थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, उनको रिहा किया गया 1938 में। 38 में उनको रिहा कर दिया गया, लेकिन उनको उन पर सख्त निगरानी रखी गई। लेकिन ये इस जाबाज की तो हिम्मत देखिए कि इतनी स्वास्थ्य के खराब होने के बाद भी जब 1942 में महात्मा गांधी ने यह आह्वान किया भारत छोड़ो आंदोलन का, तो ये कूद पड़े। जैसे मैंने अभी बयान किया कि अरुणा आसिफ अली, जब सारे लीडर पकड़े गए बॉम्बे के अंदर, बॉम्बे अधिवेशन में कांग्रेस के, तो अरुणा आसिफ अली बहुत नौजवान नेता थी कांग्रेस की, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की, उन्होंने झंडा लहरा दिया ग्वालियर टैंक में, और वो हाथ नहीं आई। बड़े लंबे वक्त की लंबी दास्तान है, इसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, उषा मेहता, जाने अनेक सोशलिस्ट क्रांतिकारी हीरो बनकर उभरे। और इसमें बटुकेश्वर दत्त भी कूद पड़े बिहार के अंदर, और उनको पकड़ लिया गया, जल्दी पकड़ लिया गया उनको, हाथ आ गए पुलिस के वो, और उनको फिर 4 साल फिर जेल में गुजारना पड़ा। पहले पटना जेल में रहे, फिर वो हजारीबाग जेल में रहे, हजारीबाग जेल भेज दिया गया, और 1946 में वो जेल से बाहर आए, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन की जगह का समाप्त हो गया। और देश की आज़ादी की बातों के लिए अंग्रेज़ों ने कांग्रेस के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। 1947 में 18 नवंबर 1947 उनका विवाह हुआ अंजलि के साथ। एक उनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 37 वर्ष थी, 37 साल के थे सिर्फ वो। 1910 में मैंने बताया उनका जन्म हुआ था 18 नवंबर 1910 को। तो वो 1947 में वो सिर्फ 37 वर्ष के थे जब उनका विवाह अंजलि के साथ हुआ, और उससे उनको एक कन्या का भी जन्म दिया अंजलि देवी ने थोड़े दिन बाद, एक करीब 2 वर्ष बाद, और उसका नाम भारती रखा गया। तो इस कदर ये शानदार क्रांतिकारी है जो एकदम टीबी हो गई है, जर्जर हालत है शरीर की, लेकिन योद्धा है, अनुपम योद्धा है। बार बार जेल जाता है, अंडमान से निकलने के बाद फिर जेल जाता है। बहुत कम उदाहरण आपको ऐसे मिलेंगे। तो इस तरह से वो बहुत उल्लेखनीय उनका जीवन है, बहुत शानदार उन्होंने ज़िंदगी जी। और भगत सिंह तो उनके फ़ैन थे। देखिए जेल में ही वो इतने, भगत सिंह उनके प्रिय भाई से भी ज़्यादा बन चुके थे। सगे भाई को भी शायद भगत सिंह ने इतना दर्जा नहीं दिया आपने किसी। ऑटोग्राफ लिया भगत सिंह ने। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के प्रशंसक थे। इसका एक सबूत उनकी जेल डायरी में विद्यमान है। भगत सिंह की जेल डायरी जो है, जो उसमें उनका ऑटोग्राफ है जो उन्होंने लिया है। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह लाहौर सेंट्रल जेल में, आपको मालूम है, कैद रहे, निरंतर कैद रहे। भूख हड़ताल भी उन्होंने की थी वहाँ पर, लंबी भूख हड़ताल जो 100 दिन से ज़्यादा चली थी। बटुकेश्वर दत्त के लाहौर से मुमताज़ जेल भेजने से 4 दिन पहले की बात है कि सेल नंबर 1137 137 में उनसे मिलने गए, जिस सेल में वो बंद थे आजीवन कारावास की सज़ा के बाद। यह तारीख 12 जुलाई 1930 है। इसी दिन उन्होंने अपनी डायरी के पेज नंबर 65 और 67 पर बटुकेश्वर दत्त का ऑटोग्राफ मौजूद है, उनके दस्तखत मौजूद हैं, उनका पैगाम मौजूद है। डायरी की मूल प्रति आज भी भगत सिंह के वंशज यादवेंद्र सिंह संधू के पास विद्यमान है, जो भगत सिंह ब्रिगेड के आजकल अध्यक्ष भी हैं। उनके प्रमोद संधू ने बताया कि शहीद आजम बटुकेश्वर दत्त को अपने सबसे खास दोस्त मानते थे भगत सिंह। ये ऑटोग्राफ भगत सिंह का उनके प्रति सम्मान का, प्यार का, मोहब्बत का, आदर का प्रतीक है। वो जानते थे अब उनकी आपस में मुलाकात कभी नहीं होगी, जीवन में कभी नहीं होगी, लेकिन वो बहुत, क्योंकि उनसे प्यार करते थे, उनके साथ वो उनका बहुत लंबा अरसा गुजरा भी था जेल में भी, और मुकदमों का सामना करते हुए भी उनका बहुत लंबा अरसा गुजरा था। फांसी जब नहीं दी गई बटुकेश्वर दत्त को, उम्मीद थी शायद उन्हें ज़रूर सजाए मौत दी जाएगी। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में उन पर इल्ज़ाम आया जो साबित हो जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाए वो। जज ने उनको उस केस से बरी कर दिया, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस से। तो बहुत निराश हुए। ही वॉज हाईली फ्रस्ट्रेटेड। उन्होंने सोचा था कि उनको भी भगत सिंह के साथ फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजगुरु और
सुखदेव के साथ। लेकिन इस तरह से उनको, लेकिन उन्हें जीवित रहकर बहुत कष्ट भुगतना था। जब वो बहुत निराश है तो भगत सिंह ने उनको एक लेटर लिखा, जब वो मुल्तान जेल में थे। वो पत्र विद्यमान है आज भी, भगत सिंह के पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, उसमें लिखा है उन्होंने, ये दुनिया को ये वो दिखा दें, बटुकेश्वर दत्त ये दुनिया को दिखा दें क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए। मैं वर्बिटम पढ़ रहा हूँ इसको, उनके पत्र को। आदर्शों के लिए मर ही नहीं सकते, बल्कि जीवित रहकर भी जेल की अंधेरी कोठरियों में हर तरह का अत्याचार भी सहन कर सकते हैं। भगत सिंह की माँ, जैसे मैंने पहले ही बताया, उनको बेटे की तरह मानती थी, भगत सिंह की तरह मानती थी, बहुत स्नेह का भाव था। और बटुकेश्वर जब उनसे मिलते भी रहते थे, 1962-63 में भी वो खटकर कलां गए थे। कई फोटोग्राफ भी मौजूद हैं इस बात के, और उनका बड़ा गर्मजोशी से खटकर कलां में स्वागत किया गया। इस तरह की शानदार ज़िंदगी बटुकेश्वर दत्त ने बिताई। और जैसे हमने पहले वर्णन किया कि 20 जुलाई 1965 को 1:50 पर उन्होंने अपने इस नश्वर देह का त्याग कर दिया। वो छोड़कर जीवन उन्हें चला गया, और उनकी इच्छानुसार उनको हुसैनीवाला, फिरोजपुर के हुसैनीवाला स्थान पर उनका अंतिम दाह संस्कार किया गया उनकी इच्छानुसार। और वो अपने साथियों के साथ जा मिले, जहाँ भी कहीं होंगे उनके साथ वो जा मिले। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।